स्टूडेंट्स, अब तक हम पढ़ चुके हैं एथेरोस्क्लेरोसिस कहाँ तक की डेफिनेशन की क्या हो सकता है, एक हार्डनिंग हो जाती है आर्टरीज की और थिकनिंग हो जाती है, ये हमने पढ़ा था। और इसके अलावा हमने ये पढ़ा था कि इसमें जो है वास्कुलर रिस्पॉन्स कैसा होता है कि अगर एंडोथेलियल लॉस होता है, ठीक है, एज रिजल्ट बस स्मूथ मसल्स की ग्रोथ होती है, ठीक है, उस एरिया को इंटीमा में डैमेज को फिल करने के लिए, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी वहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं ताकि वो जो डैमेज हो चुका है उसको रिपेयर करें, ठीक है। ये तो वास्कुलर रिस्पॉन्स हो गया। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वो थे जो कंजेनिटल थे, इनबॉर्न रिस्पेक्ट, जैसे कि जेनेटिक्स, जैसे कि एज का बताया हुआ था कि यार उसमें हमने पढ़ा था कि यार जो ओल्ड एज होती है उसमें हो जाती है विद टाइम ना डैमेज होता रहता है, उसमें चांसेस हो जाते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस की, ठीक है। जेनेटिक्स में बताइए कि जिनको हाइपरलिपिडीमिया वगैरह है। उसके अलावा हमने जेंडर पढ़ा था कि यार जो मेल होते हैं और फीमेल्स होते हैं ना, फीमेल्स में ये होता है कि एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन आपको पता है कि प्रोडक्टिव रोल है कि वो लिपिड की एक्युमुलेशन नहीं होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस से बचाता है। तो इसलिए जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, जो प्री मेनोपॉजल होती हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने की चांसेस कम है एज कम्पेयर टू द पोस्ट मेनोपॉजल, ठीक है। इसकी कंपेयरली अगर प्री मेनोपॉजल वुमेन है उसके साथ अगर हम मैन ले तो मैन में एथेरोस्क्लेरोटिक स्क्लेरोसिस होने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो जेंडर की कुछ डिस्क्रिमिनेशन इसमें है। इसको मॉडिफाइबल्स को हम चेंज कर सकते हैं ना, हम खुद अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें, जैसे हाइपरलिपिडीमिया आपकी बॉडी में लिपिड्स है तो उसको आप चेंज कर सकते हो। हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर है तो आप टेबलेट्स वगैरह लेके या सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन जैसे कि डाइट लेके आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा, वेजल्स में प्रेशर ज़्यादा होगा, उतनी आपकी क्या होगा, वॉल्स का डैमेज होगा। जब वॉल्स का डैमेज होगा तो एज रिजल्ट आपके पास क्या होगा, एंडोथेलियल डैमेज होगा। जब एंडोथेलियल डैमेज हो रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है कि आपके पास क्या होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस हैं, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग की वैजो कंस्ट्रक्शन होती है, प्रेशर ज़्यादा होगा वही एंडोथेलियल डैमेज वगैरह होगा, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंसेस उसमें होते हैं ना जो सिगरेट स्मोकिंग वगैरह में होते हैं। डायबिटीज़ में आपको पता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो मैंने पूरी स्टोरी आपको सुनाई कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और फिर उसमें से फैटी एसिड्स जो यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, और वो फैटी एसिड आपके पास क्या करते हैं, डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन का मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन क्या होगा, एंडोथेलियल डैमेज होगी, एंडोथेलियल डैमेज होगी तो एज अ रिजल्ट आपके पास क्या होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, डायबिटीज़ का एक और भी चीज़ याद है कि डायबिटीज़ में फैटी एसिड इसलिए ब्रेकडाउन ज़्यादा होती है, एक तो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को रोकने वाला कोई नहीं होता, और दूसरी बात हमें एज ए एनर्जी सोर्स भी चाहिए। आपके ऑर्गन में बेशक आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है ना, 1200 mg पर डेसीलीटर है, बहुत ग्लूकोज है, ठीक है, बट आपके वो ऑर्गन्स और आपके टिश्यूज़ को तो नहीं जा रही, आपके मसल्स को तो नहीं जा रही, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आपकी जो फैट के स्टोर्स होते हैं ये ब्रेक डाउन होने, फैट और प्रोटीन के जो स्टोर्स होते हैं ये आपके ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए ब्रेक डाउन होते हैं ताकि आपको फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होगी, कीटोन बॉडीज में टूटे, और वो कीटोन बॉडीज हमें क्या देती है, एज ए एनर्जी सोर्स के तौर पे देती है, ठीक है। तो इसलिए भी ब्रेक डाउन होती है। उसके बाद हमने पढ़ा एडिशनल रिस्क फैक्टर्स, इसके अलावा मतलब इसको भी हम काउंट कर सकते हैं, यानी कि होमोसिस्टिन यूरिया की मैंने आपको स्टोरी सुनाई कि यार होमोसिस्टिन यूरिया में किस तरह बढ़ जाता है, या तो आपको जेनेटिक फैक्टर होगा, या विटामिन B12 या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम मैंने आपको बताया कि हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गई, आपका LDL बॉडी में ज़्यादा है, ठीक है। ये सारे का और लाइपोप्रोटीन के लेवल्स कब ज़्यादा होंगे, लिपोप्रोटीन मैंने आपको बता दिया है कि ये आपके पास क्या है, एज अ LDL है, ठीक है। या तो LDL की प्रॉपर लिवर में अपटेक नहीं हो रही है, LDL के रिसेप्टर्स में डिफेक्ट है, म्यूटेशन है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका ये लेवल ज़्यादा हो जाएंगे, जो लिपिड ज़्यादा हो रही है, जाहिर सी बात है कि आपकी ब्लड वेजल्स में इसकी एक्यूमुलेशन होगी, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन वही वाला हो गया। अब हम जाते हैं इसकी पैथोजेनेसिस पे, ठीक है, कि पैथोजेनेसिस हमें पता होनी चाहिए कि ब्लड जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो किस तरह हुई, कौन कौन से स्टेप्स थे जिसमें आपकी वेजल की डैमेज स्टेप बाय स्टेप किस तरह हुई और उसमें प्लैक कैसे बना, ठीक है। अब इन स्टेप्स को हम पढ़ेंगे इसकी पैथोजेनेसिस में। पैथोजेनेसिस एथेरोस्क्लेरोसिस, सबसे पहला स्टेप है एंडोथेलियल डैमेज। इसका सबसे मेन स्टेप आपने याद रखना है, एंडोथेलियल डैमेज नहीं होगा, एंडोथेलियल की जो एक अलाइंड बनी होती है ना एंडोथेलियम, अगर इसको कोई नहीं हिला सका ना तो कभी भी आपको एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक नहीं बन सकता, ठीक है। तो एंडोथेलियल डैमेज इज द प्राइम स्टेप, ठीक है। अब एंडोथेलियल डैमेज जब हो गया, अब एंडोथेलियल डैमेज हमने पिछले पढ़ा रिस्क फैक्टर्स में, क्यों हो सकता है, कोई भी हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, कोई भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, आप होमोसिस्टिनीमिया हो सकता है, सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है, बहुत मल्टीपल कोई टॉक्सिक हो सकती है, कोई भी वास्कुलाइटिस होता है, कोई भी ऐसे कॉज हो सकती है जिसकी वजह से आपका एंडोथेलियल डैमेज हो गया। अब इस एंडोथेलियल डैमेज के बाद आगे बस क्या होता है कि ज़ाहिर सी बात है वो जगह डैमेज होगी तो वहाँ पर ज़ाहिर सी बात है हमारी बॉडी को फील होगा, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ये फील होगा कि यार यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट आया है, ठीक है। जब यहाँ पर कोई भी डिफेक्ट आया है तो वहाँ पर आपके पास आ जाएंगे आपके ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स क्या करेंगे, वहाँ पे एडिशन होनी शुरू हो जाएगी उस जगह पे जो हमने जो वीक है वगैरह रिसेप्टर्स वगैरह सारे वहाँ पे अपीयर हो जाएंगे कि यार यहाँ पर जो है रिपेयर करना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो होता है उस एरिया की जो एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ना उनकी परमेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जब परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, जिस चीज़ की डैमेज होती है उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि उनका जो बैरियर था, जो एक अलाइंड आ रहा था, जो इंटैक्ट थी, वो अब ब्रेक हो गई है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इनक्यूबेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। अब लाइपोप्रोटीन्स कहाँ से, लाइपोप्रोटीन्स आपको पता है HDL होती हैं, LDL होती हैं,
VLDL होते हैं, ये सारे कुछ लाइपोप्रोटीन्स है। लाइपोप्रोटीन्स आपके ब्लड में घूम रही होती है, क्योंकि इनका काम होता है कि या तो एडिपोज टिश्यूज़ में जाना कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स वगैरह को लेके, या उनको वापस लिवर की तरफ लेकर आना। ठीक है, तो ये आपके ब्लड में तो वैसे ही घूम रही होती है, और जब ये देखेंगी कि आपके पास कोई भी डिफेक्ट आ गया है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट, उस जगह पे इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और जैसे बात, जब कोई डिफेक्ट आ गया है तो आपको पता है वहाँ पे क्लॉट बनना है। क्लॉट बनने के लिए हमें क्या चाहिए, वहाँ पे प्लेटलेट, तो प्लेटलेट भी इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद कहते हैं स्मूथ मसल सेल्स। अब उस डिफेक्ट जो हो गया ना, वहाँ पे सारी चीज़ें तो आ गई हैं, पर हमने उस डिफेक्ट को करना है रिपेयर। उसको रिपेयर करने के लिए हमें चाहिए स्मूथ मसल सेल्स, क्योंकि ब्लड वेसल्स बनी होती हैं स्मूथ मसल सेल्स की। और वो स्मूथ मसल सेल्स हमें इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि उस जो डिफेक्ट है उसको हमने रिपेयर करना है। ठीक है, तो वो स्मूथ मसल सेल्स या तो सर्कुलेटरी स्मूथ मसल सेल्स होंगे, या फिर वो मीडिया से, क्योंकि मीडिया में भी स्मूथ मसल सेल्स मौजूद होते हैं, मीडिया से वो स्मूथ मसल सेल्स इंटिमा में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट ये होता है लिपिड एक्यूमुलेशन। लिपिड एक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि आपकी जो ब्लड में कोलेस्ट्रोल, VLDL, LDL, ये सारे आपके इतने, पहले तो ब्लड वेजल के बाहर इकट्ठे होते हैं ना, अब वो इंटिमा के अंदर आ जाएंगे और ब्लड वेजल में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, लिपिड को मेनली कोलेस्ट्रोल और कोलेस्ट्रोल ईस्टर से आना आपके रिपेयर होने एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्मूथ मसल सेल्स इंटिमा से या तो सर्कुलेटरी वहाँ से आगे सर्कुलेशन से आगे तो स्मूथ मसल सेल्स वो प्रोलिफरेट होंगी। प्रोलिफरेट मतलब ये कि उनकी डिवीजन होनी शुरू हो जाएगी, वो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स बना देंगे। ठीक है, अच्छा, लिपिड जो होता है ना, जब लिपिड इंटिमा के अंदर आ गया ना, लिपिड या तो मैक्रोफेज के अंदर चला जाएगा और उनको बना देगा फॉर्म सेल्स। ठीक है, या तो वो किस में चला जाएगा, स्मूथ मसल सेल्स जो इंटिमा में मौजूद है ना उसमें चला जाएगा, या वो लिपिड वहाँ के जो उसके स्मूथ मसल सेल्स, मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट के वहाँ पे मैट्रिक्स भी तो है ना, या तो उस मैट्रिक्स में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो प्लेक का मेन कॉम्पोनेंट है लिपिड। ठीक है, तो ये अब एक एक स्टेप को हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि यार मतलब क्या क्या होता है पैथोजेनेसिस में, किस तरह ये तो जनरल से स्टेप हो गए ना, अब हम एक एक स्टेप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि कोई भी रिस्पॉन्स टू इंजरी, ये हाइपोथेसिस है, कहते हैं कि जब कोई डैमेज होगा तो उसके रिस्पॉन्स पे ये होगा, तो एक हमारी बॉडी का सेफ प्रोसेस है, पर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में क्या वो आपके वो जो प्लैग में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स थे, आपको पता है लाइपोप्रोटीन्स आ गई थी, मोनोसाइट्स आ गए थे, मैक्रोफेजेस थे, टी लिम्फोसाइट्स थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक बनाने में इनका रोल है, ये करती हैं। ठीक है, अब सबसे पहले स्टेप जो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले क्या था कि एंडोथेलियल इंजरी। एंडोथेलियल इंजरी होगी, कोई भी डिसफेक्शन हो गया जिसकी वजह से उसकी परमेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ल्यूकोसाइट की एडिशन भी हो जाएगी, और वहाँ पे प्लेटलेट के एग्रीगेशन की वजह से थ्रोम्बोसिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या स्टेप होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ लाइपोप्रोटीन्स। अब लाइपोप्रोटीन्स कौन सी थी, मेनली जो है ना वो LDL आपको होता है ना, बैड लिपिड है, और साथ कोलेस्ट्रोल की क्रिस्टल्स ये डिपॉजिट एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा, एक्यूमुलेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस, इंटिमा में मैक्रोफेज आ जाएंगे। ठीक है, और मैक्रोफेज की क्या हो जाएगी, एक्टिवेशन, और साथ प्लेटलेट एडिशन। अब हम इन स्टेप्स को डिटेल्ड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंडोथेलियल इंजरी को। ठीक है, एंडोथेलियल इंजरी में नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सारे इनके स्टेप्स को डिस्कस करेंगे।